बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इसमें से एमसीक्यू पूछे जाने के भी बहुत ज्यादा इम्कानात हैं और रीजनिंग क्वेश्चन भी इसमें से पूछे जा सकते हैं और वैसे भी बहुत ज्यादा ये कंसेप्चुअल टॉपिक है, समझने वाला और प्रैक्टिकल लाइफ में और केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टॉपिक। ध्यान से सुनना है, इसको रटा लगाना मुश्किल होगा, समझेंगे तो फिर काफी आसान काम है। इसका नाम है एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस। पहले तो ये पता हो कि व्हाट इज मेंट बाय अ फेज चेंज। फेज कहते हैं फिजिकल स्टेट, कि जब कोई फिजिकल स्टेट चेंज होती है, यानी सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है या लिक्विड गैस में चेंज होता है, तो उसे हम कहते हैं कि फेज चेंज हो गई है, फिजिकल स्टेट का चेंज हो। और जब भी एक फिजिकल स्टेट दूसरी फिजिकल स्टेट में चेंज होती है तो उसमें एनर्जी जरूर चेंज होती है। No two different substances have same energy. दो चीजों की एनर्जी कभी बराबर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है जब भी एक चीज दूसरी में बदलेगी, एनर्जी जरूर चेंज होगी। और वो जो एनर्जी में चेंज वाकई होती है वो अमूमन हीट की शक्ल में होती है। तो ईच एंड every physical state has different energy. Whenever one physical state changes, energy changes, and this change in energy takes place in the form of heat. वो जो हीट किसी प्रोसेस के दौरान एब्जॉर्ब होती है या इवॉल्व होती है ड्यूरिंग ए फिजिकल और केमिकल चेंज इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज। उसे डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। एक बात याद रखें कि हीट, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ते हुए बहुत ज्यादा मैं लफ्ज यूज करूंगा हीट चेंज, बहुत ज्यादा यूज होगा एंथैल्पी चेंज, तो कभी जहन में आए कि ये दोनों एक ही चीज है या मुख्तलिफ है, तो याद रखें कि अगर किसी प्रोसेस के दौरान हीट खारिज या जज्ब हो रही हो एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको एंथैल्पी चेंज कहेंगे। तो हीट चेंज और एंथैल्पी चेंज में फर्क सिर्फ इतना है कि अगर कांस्टेंट रखा जाए तो फिर उसे एंथैल्पी चेंज कहें, अगर प्रेशर चेंज हो रहा हो तो फिर उसे हीट चेंज तो कहेंगे, एंथैल्पी चेंज भी कहेंगे। The amount of heat absorbed or evolved during a physical or chemical change at constant pressure is called enthalpy change. तो किसी प्रोसेस को कांस्टेंट प्रेशर पे किया जाए तो जो हीट खारिज या जज्ब होती है उसे एंथैल्पी चेंज कहते हैं। अमूमन आम केमिस्ट्री में ज्यादातर रिएक्शंस हम कांस्टेंट प्रेशर पे करते हैं, ओपन एटमॉस्फेयर में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसलिए जितनी भी हीट खारिज या जज्ब हो रही है उसे हम एंथैल्पी चेंज कह देते हैं। हीट चेंज इज मोस्टली कॉल्ड एंथैल्पी चेंज। लेकिन ये याद रखें कि दोनों में फर्क थोड़ा सा है। अगर प्रोसेस के दौरान प्रेशर चेंज हो गया तो उसे हीट चेंज तो कहेंगे, एंथैल्पी नहीं कह सकते। तो हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज। आमतौर पे हम लिखते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज का मतलब होता है कि प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रखें और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लेना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर वैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड
सेंटीग्रेड होती है, लेकिन एंथैल्पी चेंजेस रूम टेम्परेचर पे मेजर की जाती है। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड को कहते हैं, 298 केल्विन। अब इस सारे पे जरा एक नजर डाल दीजिए और इसे पढ़ लीजिए। ईच फिजिकल और केमिकल चेंज इज अकम्पनीड बाय चेंज इन एनर्जी। जब भी किसी एक चीज को दूसरी चीज में चेंज करेंगे तो एनर्जी जरूर चेंज होगी। दो मुख्तलिफ चीजों की एनर्जी कभी दो मुख्तलिफ चीजों की एनर्जी कभी एक जैसी नहीं। तो जब भी एक चीज को दूसरी में बदलेंगे एनर्जी चेंज होगी। नंबर 2, दिस चेंज इन एनर्जी टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये जो एनर्जी में तब्दीली आती है वो हीट की शक्ल में आती है। ज्यादातर जो एनर्जी तब्दील होती है ज्यादातर वो हीट की शक्ल में होती है। मसलन पानी को गर्म करके भाप बनाया जाता है। और तरीके भी हैं। आप पानी के ऊपर से प्रेशर कम करते चले जाए, गर्म ना करे फिर भी भाप, लेकिन ज्यादातर हम हीट की शक्ल में, प्रेशर अमूमन हम कांस्टेंट रखते हैं 1 atmosphere। ज्यादातर एनर्जी जहां देने की बात है हम हीट की शक्ल में देते हैं। एनर्जी तो वर्क की शक्ल में भी दी जा सकती है। किसी चीज में काम करें तो उसकी एनर्जी चेंज होगी, लेकिन मोस्टली हम हीट की शक्ल में देते हैं। तो दिस केमिकल चेंज प्लेस मोस्टली टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो वो हीट जो किसी प्रोसेस के दौरान खारिज हो या जस्ट हो उसे एंथैल्पी चेंज कहते हैं। लेकिन याद रहे कि एंथैल्पी कहने की एक शर्त है, क्या प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा और अमूमन 1 एटमॉस्फेयर। अगर 1 एटमॉस्फेयर पे मेजर की जा रही हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे यानी रूम टेम्परेचर पे, तो फिर उसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कर। ये तो हो गया 3 बातें आपने यहाँ नोट की, हीट, एंथैल्पी और स्टैंडर्ड एंथैल्पी। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी by which energy can be added or removed from the system. Heat at constant pressure is called enthalpy, and enthalpy at room temperature and 1 atmospheric pressure is called standard enthalpy. तो हम ज्यादातर स्टैंडर्ड एंथैल्पी लिखते हैं और उसकी अलामत ये होती है कि डेल्टा एच के ऊपर छोटा सा एक दायरा लगा। ये जो छोटा सा दायरा ऊपर लगा देते हैं इसका मतलब होता है ये स्टैंडर्ड है, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और रूम टेम्परेचर पे मेजर की गई। पहली है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन या हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जैसा कि नाम से जाहिर है, एक मोल लिक्विड हो उसको वेपर्स में चेंज किया जाए एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और अगर कांस्टेंट प्रेशर हो तो फिर उसे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अगर आखिर में इन सारी डेफिनेशंस के आखिर में मैं एक लफ्ज लिख दूंगा, प्रेशर मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट। क्योंकि अगर आपने इन्हें एंथैल्पी कहना है तो है तो वो हीट ही, लेकिन एंथैल्पी कहने के लिए शर्त है कि प्रेशर को कांस्टेंट। The amount of heat required to convert 1 mole of liquid into its vapors at its boiling point is called heat of vaporization. कह सकते हैं। अगर आपने ये प्रेशर मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट ना लगाया तो फिर वो हीट ऑफ वेपोराइजेशन तो रहेगी, लेकिन उसे एंथैल्पी नहीं कह सकते। मसलन 1 मोल पानी हो लिक्विड वेपोराइजेशन,
ये इक्वेशन अगर आप अल्फाज में बयान करना सीख लें तो पूरी डेफिनेशन है। एक मोल लिक्विड को ऊपर से चेंज करने के लिए जितनी हीट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एक तो होता है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन आपको एक दिन पहले भी दिखाया था कि कान का फ्यूज करते हैं जब दोनों कानों के दरमियान कुछ ना हो, कहते हैं कान फ्यूज करते हैं। ये फ्यूजन है, पिघलना। एक मोल सॉलिड हो, उसको पिघला के लिक्विड बनाया जाए एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो उसके लिए जितनी हीट देनी पड़ती है उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और इसमें भी शर्त है कि प्रेशर मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट। अगर आपने इसे एंथैल्पी कहना है तो फिर प्रेशर मस्ट बी केप्ट कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं लगाएंगे तो फिर ये सिंपली हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। लेकिन प्रेशर कांस्टेंट कर दे तो उसे हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि मोस्टली आम जिंदगी में जो हीट होती है, खारिज या जस्ट हो रही होती है, उसी हीट को हम एंथैल्पी कह देते हैं, क्योंकि मोस्टली ओपन कंटेनर में रिएक्शंस करते हैं और ओपन कंटेनर में प्रेशर कांस्टेंट होता है 1 एटमॉस्फेयर। तो इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एक मोल सॉलिड को पिघला के लिक्विड बनाने के लिए जितनी हीट देनी पड़े उसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है। एक मोल बर्फ को पानी में चेंज करने के लिए तकरीबन 6 किलो जूल पर मोल एनर्जी की जरूरत होती है, उसे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आपने पढ़ा था कि सॉलिड को डायरेक्ट वेपर्स में चेंज किया जाए तो उस प्रोसेस के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है, सॉलिड को डायरेक्ट वेपर्स में चेंज करने को हम सब्लिमेशन कहते हैं। सॉलिड चेंज किया जाए तो उसे सब्लिमेशन कहा जाता है। तो amount of heat required to convert 1 mole of solid direct into vapors is called heat of sublimation। अगर 1 मोल सॉलिड को 1 मोल सॉलिड को फिर इसे मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। अगर इन सब के शुरू में मोलर लगा दिया जाए तो इसका मतलब होगा 1 मोल के लिए। 1 मोल सॉलिड को डायरेक्ट गैस में बदला जाए, वेपर्स में बदला जाए, बगैर लिक्विड बनाए सॉलिड को डायरेक्ट गैस में चेंज किया जाए तो उसके लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी उसे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहेंगे। एक बड़ी दिलचस्प बात है कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन सबसे ज्यादा होती है, वेपोराइजेशन उससे कम होती है, और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन सबसे कम होती है। पेपर में रीजनिंग आ सकती है, किस सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए कम हीट देनी पड़ती है, लिक्विड को वेपर्स में चेंज करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ती है। ऐसा क्यों है? Why enthalpy of vaporization is greater than enthalpy of fusion? पिघलाने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है और उबालने के लिए ज्यादा देनी पड़ती है, गैस में चेंज करने के लिए ज्यादा देनी पड़ती है। इसकी वजह क्या है? तो ये जो एक मैंने हाइपोथेटिकल सी डायग्राम बनाई है, ये इस बात की वजाहत करेगी कि ये फर्क क्यों है। सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है, सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है तो मॉलिक्यूल्स undergo small change in intermolecular forces and intermolecular spaces
सॉलिड और लिक्विड के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस और फोर्सेस का फर्क थोड़ा होता है। सॉलिड के निस्बत लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस थोड़ी सी ज्यादा है और फोर्सेस थोड़ी सी कम है। लेकिन जब लिक्विड गैस में चेंज होता है, there is large change in intermolecular forces and spaces. लिक्विड और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस का फर्क बहुत ज्यादा है। लिक्विड और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का फर्क बहुत ज्यादा है। फोर्सेस का भी फर्क ज्यादा है, स्पेसेस का भी फर्क ज्यादा है। यूं कहिए कि सॉलिड और लिक्विड में फर्क स्पेसेस और फोर्सेस का थोड़ा है और लिक्विड और गैस में स्पेसेस और फोर्सेस का फर्क ज्यादा है। इसलिए सॉलिड को लिक्विड में बदलना पड़े तो थोड़ी सी फोर्सेस छोड़नी पड़ेगी, थोड़ी सी स्पेसेस बढ़ानी पड़ेंगे, इसलिए थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन लिक्विड को गैस में बदलना पड़े तो ज्यादा स्पेसेस, ज्यादा फोर्सेस तोड़नी पड़ेगी, ज्यादा स्पेसेस क्रिएट करनी पड़ेगी, इसलिए फर्क भी ज्यादा होगा। और अगर सॉलिड को डायरेक्ट गैस में बदलें, सॉलिड को डायरेक्ट गैस में, तो ये फर्क सबसे ज्यादा हो। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस वेपोराइजेशन। इन दोनों को जमा करें तो सब्लिमेशन की एनर्जी। तो जितना दो चीजों के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का फर्क ज्यादा होगा, उतनी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। सॉलिड और लिक्विड में फर्क थोड़ा, इसलिए एनर्जी भी थोड़ी देनी पड़ेगी, हीट भी थोड़ी देनी पड़ेगी। लिक्विड और गैस में फर्क ज्यादा है, इसलिए फोर्स एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि स्पेसेस ज्यादा है, फोर्सेस ज्यादा ब्रेक कर। तो ये रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है, ये कंपैरिजन आ सकता है कि कौन सी सबसे ज्यादा होती है तीनों में से। सब्लिमेशन सबसे ज्यादा, क्योंकि सॉलिड और गैस में फर्क थोक के हिसाब से। वेपोराइजेशन दूसरे नंबर पे, लिक्विड और गैस में फर्क दूसरे नंबर, और फ्यूजन सबसे कम, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का फर्क सबसे कम है। सिग्निफिकेंस ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, वैसे तीनों किस्म की एंथैल्पीज की ये सिग्निफिकेंस है, लेकिन चूंकि हम लिक्विड स्टेट पढ़ रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन वेपोराइजेशन के हिसाब से लिखा है कि अगर हमें एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का पता हो कि फलाने की इतनी है, ढिमकाने की इतनी है, ढिमकने की इतनी है, तो हमें क्या फायदा हो। अगर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के टेबल दिए जाएं आपको, तो उन्हें देख के आपको क्या पता चलता है। तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसकी मदद से पता चलता है कि किसी चीज में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी स्ट्रॉन्ग हैं। ये फोर्सेस को मेजर करने का पैमाना है। जैसे लेंथ मेजर करने के लिए आप मीटर रॉड इस्तेमाल करते हैं, मैस मालूम करने के लिए बैलेंस इस्तेमाल करते हैं। फोर्सेस की स्ट्रेंथ मेजर करने का पैमाना है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। जिस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी, उसकी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होगी। मसलन पानी की एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। HF की उससे कम है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें वीक है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड है परमाणु। और अमोनिया की इससे भी कम है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले क्वेश्चन देख लें, फिर आपको एक टेबल देखने के लिए मौका देंगे। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ आयोडीन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ आयोडीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, इज ग्रेटर देन क्लोरीन, इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। इसी तरह आ सकता है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, उल्टा लिखा।
एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ C4H10, तरतीब इसकी थोड़ी सी चेंज कर लीजिएगा, ये साइन चेंज कर लीजिएगा, ये वाला साइन। मीथेन की एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कम है, इथेन की ज्यादा है, प्रोपेन की और ज्यादा और ब्यूटेन की और ज्यादा। ये साइन उल्टा कर लें तो मतलब चेंज हो जाएगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कि ये तरतीब क्यों है, इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है, तो इन दोनों का जवाब आपको मालूम होना चाहिए। मसलन आयोडीन की क्यों ज्यादा होगी? आपको पता है कि आयोडीन नॉन पोलर है और इसमें सिर्फ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस है, और जितना साइज बड़ा हो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज्यादा हो। हम कहेंगे कि आयोडीन में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है, ब्रोमीन में जरा कम है, क्लोरीन में कम और फ्लोरीन में इंतहाई कम है, इसलिए इसकी यह तरतीब। मीथेन की एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कम है क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कम है, इथेन में एटम्स ज्यादा है, प्रोपेन में और ज्यादा और ब्यूटेन में और ज्यादा। यहाँ एक किताब में टेबल दिया हुआ है, उसके साथ 6 कुर्सियां लगा लें ताकि डाइनिंग टेबल बन जाए। वैसे खाना उस टेबल पे उन्होंने खुद ही लगा दिया। तो टेबल 4.6 अगर देखें तो उसमें काफी सारी डिशेस दी गई हैं। मसलन ध्यान से देखना है उस टेबल को रटना नहीं होता, टेबल को अप्लाई करना आता हो, इंटरप्रिटेशन आती हो। मसलन बुक का, ये मेरे पास जो बुक है उसमें पेज 93 है और टेबल नंबर 4.6 है। सारी किताबों में होगा पेज नंबर 1-2 पेज आगे हो सकता है। हीट्स ऑफ वेपोराइजेशन, पानी की हीट ऑफ वेपोराइजेशन 40.6 सबसे ज्यादा इस टेबल में से, क्योंकि पानी में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अमोनिया उससे कम है 21.7, क्योंकि अमोनिया में वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी तरह और नीचे चले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन की 5.9 है, क्लोरीन की 10 है, ब्रोमीन की 15 है और आयोडीन की 22 है। अब ये सारे ही नॉन पोलर हैं, लेकिन ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन चेंज होती जा रही है क्योंकि साइज चेंज होता जा रहा है। तो आयोडीन की सबसे ज्यादा है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वाले टॉपिक में भी हमने पढ़ा। और नीचे हाइड्रोकार्बन्स कुछ दिए हुए हैं, CH4, C2H6, C3H8, C4H10 या जो भी दिए, उनकी भी बढ़ती जा रही है। उनकी भी हीट ऑफ वेपोराइजेशन बढ़ने की वजह यह है कि जितने एटम्स की तादाद बढ़ रही है उतनी हीट ऑफ वेपोराइजेशन बढ़ रही है, क्योंकि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ये हमने लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वाले में भी कहा था, ग्रेटर द नंबर ऑफ एटम्स इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, the greater are the points of distortion and stronger are the London dispersion. इस टेबल में से किसी का भी क्वेश्चन बन सकता है कि फलाने की हीट ऑफ वेपोराइजेशन ढिमकाने से ज्यादा क्यों है लेकिन ढिमकने से कम है। तो आप कहें ये जो फलाना है ना, जिसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ ज्यादा है। कौन सी फोर्सेस है ये डिपेंड करेगा ये फलाना है कौन। मसलन अगर कहा जाए वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्यों ज्यादा, तो आप कहेंगे जी उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। अगर कहें जी आयोडीन की क्यों ज्यादा, कहें जी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग। अगर कहें जी C4H10 की क्यों ज्यादा, कोई नंबर ऑफ एटम क्योंकि ज्यादा है इसलिए लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। अगर HCl की ज्यादा क्यों है तो कहें जी इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा है। तो जिसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर। ये पैमाना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ मेजर करने का।
इन टेबल्स को और से पढ़ा करें और उसकी इंटरप्रिटेशन आपको पता होगी। इनमें से किसी का भी पूछा जाए कि फलां की ज्यादा क्यों है और फलां की कम क्यों है, तो आपके जहन में उसकी वजह होनी चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हमने पढ़ी हैं ये हैं एंथैल्पी चेंजेस, एनर्जी चेंजेस, एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस। फेज जब एक फिजिकल से दूसरी में चेंज होती है तो एनर्जी में क्या तब्दीली रूनुमा होती है। कल हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक लिक्विड क्रिस्टल, इस लिक्विड स्टेट का लास्ट टॉपिक लिक्विड क्रिस्टल स्टडी करेंगे। और आपने एक काम फिर मैं आपको ये तजवीज करूंगा कि नंबर 1 लिक्विड स्टेट की जो एक्सरसाइज है उसके एमसीक्यू आज जाके सारे करने की कोशिश करें, फिल इन द ब्लैंक सारे करने की कोशिश करें। आप मुमकिन है कहीं पेपर में तो फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आने, लेकिन आप अपना कॉन्सेप्ट तो चेक कर सकते हैं कि समझ कितनी है। इसी तरह ये ट्रू फॉल्स भी करने की कोशिश करें कि आपको क्या पता है कि कौन सी ठीक है स्टेटमेंट और कौन सी गलत है। और इस तरह क्वेश्चन नंबर 14 जो है रीजनिंग क्वेश्चन वो करने की कोशिश करें। तकरीबन सारे कर चुके हैं। आज हमने जो किए हैं 115 नंबर पेज पे क्वेश्चन नंबर 14 का 10th पार्ट, हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज वेरी हाई। तो इसकी वजह ये है कि इसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, इसलिए इसकी हीट ऑफ सब्लिमेशन भी ज्यादा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी ज्यादा है। और हीट of sublimation is greater than heat of vaporization. Sublimation में solid direct gas में change होता है, larger change in intermolecular forces और spaces होती है solid और gas। लेकिन liquid जब gas में change होता है तो कम heat देनी पड़ेगी, because उसमें intermolecular forces और spaces का फर्क कम है। तो ये क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि जी हीट ऑफ सब्लिमेशन क्यों ज्यादा है, क्योंकि सॉलिड और गैस में फर्क ज्यादा है। किस चीज का फर्क? फोर्सेस और स्पेसेस का। और हीट ऑफ वेपोराइजेशन गैस और लिक्विड में फर्क निस्बतन कम है, इसलिए सब्लिमेशन से ये वैल्यू कम होगी। वैक्यूम डिस्टिलेशन कल पढ़ चुके हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिफरेंट और मरी हिल्स पढ़ चुके हैं। और वेपर प्रेशर जब मेजर करते हैं तो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। क्या मतलब? वेपर प्रेशर जब मेजर करते हैं तो लिक्विड वेपर्स में चेंज हो रहा होता है और वेपर्स उसी रफ्तार से लिक्विड में चेंज हो रहे होते हैं। प्रोसेस